ऑडियो 2 वृक्षारोपण एक पुनीत पुण्य। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वृक्ष नाम रेगिस्तान। रेगिस्तानों में पेड़ नहीं होते ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः कहना यह चाहिए कि जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ रेगिस्तान होते हैं। पेड़ों के अभाव में हवा के वेग, शुष्कता और मौसम के असंतुलन के कारण ही रेगिस्तान पैदा होते हैं। बरसात का आकर्षण करने के लिए पेड़ न होने से राजस्थान के इलाके में रेगिस्तान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे राज्य सरकार बड़ी चिंतित है। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए जहां बाहर से जल लाने की व्यवस्था की गई है, वहां सरकार इस प्रयत्न में भी है कि इस इलाके में वृक्षारोपण आंदोलन को गतिशील बनाया जाए ताकि वहां के रेगिस्तानी प्रसार को रोका जा सके और जलवायु में परिवर्तन लाकर उसे समाप्त किया जा सके। ऐसा हो जाएगा तो हजारों लाखों एकड़ जमीन कृषि के लिए निकल जाएगी और हजारों किसानों को काम मिल जाएगा। इससे न केवल समृद्धि ही बढ़ेगी वरन खाद्य समस्या का समाधान भी होगा। वन उद्योग से राष्ट्रीय संपत्ति का विकास। सन 1954 और 55 में भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल 2.81 लाख वर्ग मील था, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 22% था। यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। इनकी उत्पादन क्षमता भी अन्य देशों के वनों की औसत उपज से काफी कम है। इसी वर्ष 21 करोड़ 67,84,000 रुपए की 50 करोड़ 70,54,000 घन फुट इमारती लकड़ी शेष लट्ठे, लुगदी तथा दिया सलाई के उपयोग की लकड़ी थी। 30 करोड़ 83,46,000 घन फुट ईंधन उपयोगी लकड़ी तथा 6 करोड़ 72,93,000 घन फुट कोयला उपयोगी लकड़ी थी। प्लाईवुड के कच्चे माल, दिया सलाई तथा कागज की आवश्यक सामग्री के साथ साथ राल, गोंद, शहद तथा औषधि संबंधी अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है। बीड़ी उद्योग अधिकांश वनों के ही भरोसे चल रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बांस और बैंत, 55 लाख रुपए के रेशे वाले पदार्थ, 1 करोड़ रुपए का गोंद तथा राल और 6 करोड़ रुपए का अन्य फुटकर सामान उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख व्यक्तियों को इन वनों से ही आजीविका उपलब्ध होती है। पहाड़ी इलाकों में जहां कृषि कार्य संभव नहीं है, वहां लोग वन उद्योगों के आश्रय ही अपना पेट पालते हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ कागज की आवश्यकता भी बढ़ेगी और इसके लिए वन संपत्ति की समृद्धि की आवश्यकता होगी। मकानों के लिए लकड़ियां। परमार्थी वृक्षों की कृपा से हम घरों में बड़ी सुविधा पूर्वक बरसात, जाड़े और ग्रीष्म की तपन से बचकर रहते हैं। अब ईंट और सीमेंट का उपयोग होने लगा है, पर व्यवस्था इतनी महंगी है कि सब लोग पक्के मकान नहीं बनवा सकते। उनमें इतना अधिक खर्च पड़ता है कि 90% सामान्य श्रेणी के व्यक्ति पक्के घर नहीं बनवा सकते। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब वृक्षों की हमारे यहाँ कोई कमी न थी और पक्की छतों वाले मकानों का प्रचलन न हुआ था, तब लोग बड़ी आसानी से कम खर्च में ही मकानों की व्यवस्था कर लेते थे। वृक्षों की बहुतायत से की गई कटाई ने तो अब मकान की समस्या को भी कठिन बना दिया है। शहरों में भी भारी किराए पर मकान मिलने का कारण एक ही है कि इमारती लकड़ी का अभाव, जिसके कारण मकान बनवाने में लागत बढ़ जाती है। फलस्वरूप मकान मालिक उसका किराया भी डटकर वसूल करते हैं। अधिक खर्चीले होने के कारण हर कोई मकान बनवा भी नहीं सकता, इसलिए वे भी महंगे पड़ते हैं। यह समस्या अभी तक गांव में नहीं थी। गल्ले की महंगाई और कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और उससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो उनके अनेक समस्याएं भी बढ़ गई।
मकान की समस्या उनमें मुख्य है। लकड़ी की कमी के कारण अब वहां भी पक्की छतों वाले मकान बनवाने के लिए लोगों को विवश होना पड़ता है। इसका परिणाम होता है कि लोगों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाकर शेष स्वास्थ्य एवं अर्थ विकास के साधनों में रोक लगा देनी पड़ती है, या फिर टूटे फूटे मकानों में कष्ट कर स्थिति में दिन गुजारने पड़ते हैं। ऐसी समस्याएं गांव में 70% जनता के सामने है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वृक्षों को काटने की तेजी इसी तरह बनी रही तो एक दिन यह समस्या बड़ा विकराल रूप धारण करेगी और तब लकड़ियों के मकान कहीं देखने को न मिलेंगे। मकानों के किराए और उन्हें बनवाने में कितना अधिक खर्च होगा, इसका अभी से अंदाज लगाया जा सकता है। ईंधन और खाद। वृक्षों की सूखी डालियां हमारे बड़े काम की होती है। उनका मोटे तने का भाग मकानों की छत पाटने, पाटा, हल, बैलगाड़ी, किवाड़ आदि विविध उपयोगी वस्तुएं बनाने के काम में आ जाता है, तो पतली लकड़ियों से भोजन पकाने का काम चलता है। किंतु वृक्षों के अभाव से उत्पन्न यह परेशानी भी हम स्पष्ट देख रहे हैं। शहरों में जलाने की लकड़ियों के भाव 1-1.5 रुपये प्रति मन से बढ़कर 38 रुपये मन तक पहुंच गए हैं और गांवों में इस कमी को पूरा करने के लिए 50% गोबर की बहुमूल्य खाद को उपले बनाकर जला दिया जाता है। कदाचित इतनी खाद न जलती और लकड़ी का ईंधन मिलता रहता तो खेतों के लिए जितनी खाद अब मिल रही है उतनी ही खाद और मिल जाती, जिससे उतनी ही फसल में द्योढ़ा अन्न उत्पादन किया जा सकता था। दूसरी रासायनिक खादों की अब बहुत चर्चा चल रही है, पर वे सब गोबर की खाद के आगे भीख मांगते हैं। इतनी सुंदर, कम दाम की और सरलता से उपलब्ध हो जाने वाली दूसरी खाद नहीं है। इसमें मिट्टी को खारी खराब करने वाला कोई दोष नहीं है, अतः इसकी रक्षा कृषि हित में अनिवार्य है, पर यह तभी संभव है जब ईंधन की लकड़ियों का अभाव न हो और उसके लिए वृक्षों की सघनता हो। यह तो रही अप्रत्यक्ष बात। प्रत्यक्ष रूप से भी वृक्ष हमें सुंदर प्राकृतिक खाद प्रदान करते हैं। पतझड़ के दिनों में सारे वृक्षों की पत्तियां जब गिर जाती है तो ये कूड़े की शक्ल में इधर उधर बिखर जाती है, कुछ बगीचे के आसपास ही जमा हो जाती है। इसके बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में सारी पत्तियां सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती है। जमीन उनका उपजाऊ अंश स्वयं सोख लेती है। यह प्राकृतिक खाद वह है जो खेतों को बिना खाद दिए हुए भी उनसे कुछ न कुछ अनाज पैदा किया जाता रहा है। मानव जाति के अनन्य सेवक वृक्ष। वृक्षों की आध्यात्मिक प्रेरणा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल, गुरु आश्रम, मंदिर, जलाशय आदि वृक्ष कुंजों से आच्छादित हुआ करते थे। उनकी शीतल छाया में विद्यार्थी पढ़ा करते थे। प्रकृति की सघन शोभा उनके मस्तिष्क में सदाचार, संयम, सेवा, सुरुचि, शुचिता और सुव्यवस्था के भाव भरा करती थी। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि अब पहाड़ों पर बर्फ का जमना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जितनी मोटी परत जमती थी अब नहीं जमती। गर्मी आती है, सूर्य तपता है तो यह बर्फ थोड़े समय में ही गलकर बह जाती है और बाद में नदियां सूख जाती है। उत्तर भारत को वर्ष भर पानी देने वाली गंगा और यमुना में अब पहले जितना पानी नहीं आता। इसका मूल कारण है वृक्षों और वनों का बढ़ता हुआ अभाव। हरे वृक्षों वाले वन आपको आकर्षित करते हैं और पानी बरसने में सहायक होते हैं। वृक्षों की संख्या घटने से वर्षा की सघनता भी कम होने लगी और उसका दुष्प्रभाव अब सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ रहा है। वृक्ष अधिक हो तो जल भी अधिक मिले और घरों में प्रयोग के लिए लकड़ियां भी मिलती रहे। इमारती लकड़ी के अभाव में भवन निर्माण बहुत महंगा हो गया है।
भारतीय स्थापत्य कला का संपूर्ण गौरव भी नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब वह बहुत महंगा कार्य हो गया है। पर साधारण काम जैसे रोटी आदि बनाने के लिए भी लकड़ियां पर्याप्त उपलब्ध नहीं होती। फलतः गांवों की आधी खाद ईंधन के रूप में जला दी जाती है। उसका दुष्प्रभाव कृषि की उपज पर पड़ता है। पहले की अपेक्षा खेती की उपजाऊ शक्ति भी अब आधी रह गई है। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा इसलिए हुई थी कि उन्होंने देवत्व की रक्षा के लिए विषपान किया था। वृक्ष जो मानव जाति की रक्षा के लिए निरंतर विष पीते रहते हैं और अमृत तत्व देते रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की ओर बहुत थोड़े वायु का दबाव रहता है। उतना ही दबाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूषित, गंदी और सड़ी गैसों का होना चाहिए। यदि यह गंदगी नैसर्गिक रूप से दबाव डालती रहे तो मनुष्य की आयु आधी रह जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्राण और शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाए, रोग बढ़ जाए और रोग निरोधक क्षमता बिल्कुल घट जाए। अब यह परिस्थिति बिगड़ गई है, कल और भी बिगड़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हम जो गंदगी पैदा करते हैं उसका विषपान करने वाले वृक्ष कम होते जा रहे हैं। वृक्ष न रहेंगे तो इस ढेर सारी गंदगी का दबाव मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। उसकी आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, शरीर सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वृक्ष स्वच्छ और ताजी वायु प्राणियों को देते रहते हैं, उससे शरीरों का पोषण होता है। वृक्ष फल देते हैं, जिससे खाद्य समस्या का निदान होता है। प्रकृति की मधुरता, दया और मातृत्व का अनुभव हमें वृक्षों ने ही कराया है। कितने कितने सुंदर, रसयुक्त, स्वादिष्ट व शक्तिवर्धक फल परमात्मा ने मनुष्य को दिए हैं। उनकी कल्पना करें तो हृदय श्रद्धा से नत हो उठता है। पर कोरी श्रद्धा से काम भी तो नहीं चलता। जहाँ वृक्षों के सैकड़ों अनुदान और वरदान हमें मिलते हैं, वहाँ हमारा भी तो कर्तव्य है कि उनकी वंशावली बढ़ाए। पुराणों में यह बात धार्मिक महत्व देकर प्रकारांतर से कही गई है। यह लोक निर्माण योजना ने उसे विज्ञान और बुद्धि संगत रूप में प्रस्तुत किया है। उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वृक्षारोपण को एक परम पुनीत कर्तव्य मानकर उसे एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। वृक्षों के परिधान पृथ्वी माता की शोभा बढ़ाते हैं, उसके लिए हमें भी योगदान करना चाहिए।